हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर जो आपका इकोनॉमिक्स है सेशन 2023 से 27। इस सेशन के अंतर्गत जो आपका सेमेस्टर 1 मेजर पेपर आपका जो माइनर और मेजर जो आपका इकोनॉमिक्स है, इसे आज हम लोग इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है दोस्तों कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक जो है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक पल का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, है ना। तो आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल को बहुत ही ज़रूरी है कि ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर है, इसमें आपका किस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा। पहला देखिए, आप लोग को मैं ये चीज़ बता दूं कि जो आपका ये इकोनॉमिक्स पेपर है, इस पेपर में आपका अदर पेपर के अलावे जो आपका पैटर्न होगा वो थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसी अगर बात किया जाए तो आपका दो ही ग्रुप में होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, लेकिन कभी हो सकता है कि आपका ग्रुप बी और ग्रुप ए के अलावे आपको ग्रुप सी भी देखने के लिए मिले, है ना। तो आपको इस पैटर्न को समझना है। पहला जो आपका पैटर्न होगा वो होगा आपका दो ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना। यहाँ पे देखिए ग्रुप ए जो है और इसी प्रकार से आपका ग्रुप बी होगा। तो ग्रुप बी जो होगा उसमें आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें आपका जो है वो 15 नंबर का। टोटल ये जो पेपर है वो आपका 75 का होने वाला है ना। 75 नंबर का ये पेपर है, इसका वेटेज जो है आपका 75 नंबर है। तो इसमें आपका दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब देखिए ग्रुप ए में जो है वो आपका यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस होगा पहला, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चंस एक एक नंबर का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 1 है ये आपका 5 नंबर का होगा, है ना। और आप लोगों को पता है इससे पहले भी जो पेपर आप लोग दिए ठीक इसी तरह से हो रहा था। ए यहाँ पे दिया रहेगा, बी सी डी इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और आपको जो है यहाँ पे एमसीक्यू पूछेगा, है ना। ज़्यादातर चांस रहता है कि आपका जो है वो आपका एमसीक्यू आए, आपका जो है वो 4 वहाँ पे ऑप्शन देगा, है ना। और अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी जो आपका क्वेश्चंस होगा ये एमसीक्यू अगर नहीं आया तो आपको परिभाषा पूछेगा, है ना। परिभाषित करने के लिए बोलेगा, आप परिभाषा लिखिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसको जो है वो टोटल आपको मिलेगा 5 नंबर, 5 क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद इसी में जो है वो आपका जो दूसरा क्वेश्चंस होगा, है ना, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ए बोला है, वहाँ पे आपका बी रहेगा सेकेंड क्वेश्चंस में, और उसमें जो है आपको जो है वो परिभाषा यानी कि टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा या फिर परिभाषा लिखने के लिए बोलेगा। और इस प्रकार से जो है आपका 5 क्वेश्चंस जो है 5 नंबर का जो है वो 2 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और आपका जो है वो 10 नंबर का रहेगा। तो 10 और प्लस 5 15 हो गया आपका ग्रुप ए, और ग्रुप बी जो होगा वो आपका 60 नंबर का होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका कौन कौन सा जो है क्वेश्चंस आपके लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए कौन कौन सा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बोला है सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया है ना। आपको बताना है। यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ना। जो सही होगा उसे आपको कमेंट में आंसर कर देना है। आप लोग सभी कोई, जितने लोग भी सिंसियर होके आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी कोई आप लोग एक बार वीडियो को वॉच करने के बाद आप लोग जो है इसका आंसर जो है वो ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका एमसीक्यू है। और एक बार आप टाइपिंग कीजिएगा ना तो आपका माइंड में जो है ये चीज़ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कमेंट में आंसर देने का। उसके बाद बी नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला है, यदि मांग का मूल्य लोच जो है वो 1 से कम है तो उत्पाद की जो कीमत होगा
उसमें कमी के साथ जो है वो एकाधिकार फॉर्म का कुल राजस्व क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बढ़ेगा या फिर कम होगा या फिर निर्धारित हो जाएगा या फिर शून्य होगा, है ना। इस प्रकार से आपको जो है वो बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 में आपका है सी। ठीक है, जब वस्तु की कीमत जो है वो कीमत में जो है गिरावट होता है ना, गिरावट आ जाती है तो उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के बजाय जो है इसे खरीदना चाहते हैं, तब इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु मार्केट में है और उस वस्तु का जो है वो कीमत गिर गया है और उपभोक्ता जो है वो अन्य वस्तुओं के बजाय जो है उसी वस्तु को खरीदना चाहता है, तो इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। आय में प्रभाव होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है कीमत में प्रभाव होगा या फिर प्रतिस्थापन प्रभाव होगा या फिर कीमत परिवर्तन के कारण आय में प्रभाव होगा। यहाँ पे कंडीशन ये बनता है दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर आपको उसी सामान को खरीदने में कम पैसा लग रहा है ना, जब कीमत में गिरावट आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको जो सामान पहले महंगा मिल रहा था वो अब सस्ते में मिलेगा और आपको जो है उस सामान को परचेज करने में जो है कम पैसा लगेगा। तो उस आधार पे आप लोग जो है वो सही उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर आपको नेक्स्ट में जो है इसका सही उत्तर आपको हम अपनी ओर से बताएंगे, है ना। अभी जो है आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, तो सारे क्वेश्चंस के साथ साथ ऑल ओवर आपको हम क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जितने भी आपका सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपका बन रहा था उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं और ये आपका एमसीक्यू है तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर जो है आपका दोस्तों उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है आपको बताना है ना। यहाँ पे देखिए एक एक करके आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ई नंबर जो है आपका मांग वक्र के नीचे की ओर जो है वो प्रवणता यानी कि जो है वो नीचे की ओर गिरने का जो है वो क्या कारण हो सकता है आपको बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताए थे कि दूसरा टाइप्स हो सकता है, आपको परिभाषा दे दे एक एक नंबर का। तो ये जो आपका परिभाषा पूछा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही सिंपल वे में पूछा है। ठीक है, उदासीन वक्र क्या है आपको बताना है ना। उसके बाद इसका जो है वो 4 विशेषताएं भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एंजेल वक्र के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, कि आप क्या समझते हैं। एंजेल वक्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ये पूछ ही लेता ही है ना। आपके एग्जाम में ये जो है वो प्रश्न पूछ ही लेता है, तो आपको इसको करके जाना है ना। उसके बाद देखिए उत्पादन फलन क्या है। उसके बाद आपका पूर्ण और अपूर्ण बाजार में जो है वो अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, अंतर बताइए। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत जो है आपका व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे का प्रश्न है, बोला है यहाँ पे फिर आपका जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला है रॉबिन्स के अर्थशास्त्र के परिभाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं, धन से संबंधित परिभाषा, कल्याण से संबंधित परिभाषा, विकास से संबंधित परिभाषा या फिर दुर्लभता से संबंधित परिभाषा। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए उसके बाद देखिए आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है, जब कुल उपयोगिता, ठीक है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम पर स्थिर रहे तो सीमांत उपयोगिता का जो मूल्य होगा वो क्या होगा आपको बताना है ना। क्या होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा या फिर ऋणात्मक हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे आंसर अभी तुरंत कर सकते हैं कमेंट में, तो आप लोग जल्दी से जो है इसका उत्तर बताइए, है ना। उसके बाद देखिए पैमाने के प्रतिफल कार्यशील होते हैं, क्या होते हैं, अल्पकाल में या फिर दीर्घकाल में या फिर अति अल्पकाल में या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जहाँ पर जो है वो आपका ये सभी कंडीशन बन रहा है, एम आर इज इक्वल एम सी इक्वल, है ना, टी आर इज इक्वल टी सी इक्वल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो कंडीशन है आपको बताना है कि कहाँ पे जो है वो उत्पाद संतुलन की स्थिति जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पे 1 में ही है ना। ये सभी क्वेश्चंस इसलिए मेंशन कर दिए हैं ताकि जो है आपका इसी में से आपका कोई 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, है ना। आपके एग्जाम में इतना सारा क्वेश्चंस नहीं आएगा, आपका 5 ही क्वेश्चंस आएगा, लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कीजिएगा तभी जो है आपका 5 क्वेश्चंस मिल पाएगा, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर कर लेना है ना, तभी जो है आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन जो है आपको बोला है रिकार्डो के अनुसार, ठीक है, रिकार्डो के अनुसार सीमांत भूमि पर जो लगान की मात्रा होगी वो क्या होगी, शून्य, अधिकतम या न्यूनतम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ग्रुप बी शुरू होता है ना।
ग्रुप बी में आपका जो है यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए हैं, है ना। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग देख रहे थे वो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो इसको देख लीजिए, ये आपका जो है वो पहला क्वेश्चन है आपका, है ना। उदासीन वक्र की सहायता से मांग वक्र की जो है वो व्युत्पन्न कैसे होता है व्याख्या करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मांग वक्र का लॉग कैसे जो है वो मापा जाता है, ठीक है, आपको बताना है। उसके बाद मांग की लोच क्या है ना, मांग की लोच क्या है, जो आपका डिमांड इलास्टिसिटी है, इसके बारे में बताना है। कीमत आय और आरडी लोच को व्याख्या करें, ठीक है। उसके बाद देखिए पेरेटो अनुकूलतम क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए सामाजिक कल्याण के पेरेटो शर्तों की जो है व्याख्या करें। उसके बाद आगे का प्रश्न है, देखिए 5 नंबर यहाँ पे बोला है टिप्पणी लिखने के लिए। तो आपको जो है ये आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला है ना, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो इसमें आपको किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, इस प्रकार से अगर आ गया तो, है ना। देखिए एंजल वक्र आपको फिर से पूछा है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। उत्पादन संभावना सीमा क्या है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखिए एंजल वक्र के बाद आपका जो है वो सम उत्पाद, ठीक है, समूह उत्पाद की अवधारणा बताना है। और फिर आपका जो है वो AR और MR के बीच जो है वो संबंध को स्थापित करना है। इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको ये टोटल आपका ग्रुप A और ग्रुप A आपका ही है, ठीक है ना। अगर A में आता है तो आपको 5 और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको तोड़ के आपको 2 भाग में अगर पूछा जाए ग्रुप A को, तो आपका जो है 1 नंबर और प्लस जो आपका ग्रुप B जो है वो 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 1 है ग्रुप C का, और ये सभी क्वेश्चंस आपका 15 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चंस। अगर आपका ग्रुप A को 2 पार्ट में नहीं तोड़ता है ना, एक ही पार्ट में रखता है, जैसे कि आपका ग्रुप A है ना, और इसमें आपका जो है वो 1 का A पूछता है और 2 का जो है वो B, या फिर आपका 1 का ही जो है वो AB में आपका पूछेगा 5 नंबर का, और B में आपका जो है वो 10 नंबर का। तो इस प्रकार से अगर तोड़ता है तो आपका ये जो ग्रुप होगा वो ग्रुप नंबर आपका B होगा। और अगर आपका ग्रुप A और ग्रुप B जो है वो सेपरेट करता है 5 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चंस को, तो ये आपका ग्रुप C होगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चंस का जो है वो इसी प्रकार से 2 तरह से आपका पैटर्न हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस का पैटर्न जो है ग्रुप A B C ये बहुत कम चांसेस है, लेकिन आपका जो क्वेश्चंस जो होगा वो 2 ही पार्ट में होगा, ग्रुप A और ग्रुप B, दैट मीन्स जो है आपका इस पैटर्न में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है, और आपका किस प्रकार से जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम से पहले ये सारे प्रश्न का उत्तर कर लेना है। अगर आप खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपको कमेंट में बता देना है कि आप जो है वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं, इसका आंसर करवा दीजिए, तो आपको आंसर भी करवा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अर्थशास्त्र यानी जो आपका इकोनॉमिक्स है, इसका जो है वो आपको परिभाषा डिफिनेशन बताना है, और साथ ही साथ इसका जो सेक्टर है, इसका जो क्षेत्र है ना, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बोला है उदासीनता वक्र के मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की विवेचना कीजिए, है ना। क्या मूल्य प्रभाव और आय प्रभाव, ठीक है, यहाँ पे आय होगा, ठीक है, आय, ये सुधार लीजिएगा। आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव का समन्वय है ना, आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है उदाहरण सहित व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है आपको डिस्टेंस बताना है, आपको जो है वो डिफरेंस बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण तथा तटस्थता वक्र के विश्लेषण में आप क्या समझते हैं, आपका समानताएं क्या है आपको बताना है। विश्लेषण में क्या समानताएं हैं उसको बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बताना है क्या तटस्थता वक्र विश्लेषण नए बोतल में पुरानी शराब है, ऐसा आपको पूछा है, ठीक है ना। तो उपयोगिता विश्लेषण में और इसमें, है ना।
लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी बताना है कि जो तटस्थता वक्र है इसका विश्लेषण करना जो है वो पुराने बोतल में जो है, नए बोतल में जो है पुराने शराब को रखने के बराबर है, ऐसा आपको जो है अपना राय देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की व्याख्या करें, है ना। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की व्याख्या करें और इसकी मान्यताओं का उल्लेख करें। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, उत्पादन फलन क्या है इसके बारे में आपको बताना है ना। और आपातकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है ये भी आपको बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, पैमाने के प्रतिफल विभिन्न प्रवृत्तियों को जो है व्याख्या करें। मांग फलन की व्याख्या करें, है ना। व्यक्तिगत एवं बाजार मांग फलों की जो है वो अंतर स्पष्ट करें। जो मांग फलन है उसका जो है वो आपको व्याख्या करना है और साथ ही साथ जो है व्यक्तिगत और बाजार मांग फलों का बीच जो है वो अंतर स्पष्ट करना है। समूह उत्पाद वक्र क्या है ना, आपको बताना है और साथ ही साथ जो है इसका समूह उत्पाद वक्रों की जो है वो विशेषताएं क्या है आपको स्पष्ट करना है, यानी कि परिभाषा के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस भी आपको देना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब 10 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, उत्पादन के परिवर्तनशील और अनुपात का नियम की जो है वो आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आगे यहाँ पे बोला है ना, विभिन्न प्रकार के बाजार में जो आपका TR, AR, MR में जो है वो अंतर दर्शाइए। उसके बाद देखिए रिकार्डो के जो आपका लगान सिद्धांत है इसके बारे में आपको आलोचनात्मक व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्याज निर्धारण की परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या करें, है ना। ब्याज निर्धारण की जो परंपरावादी सिद्धांत है उसके बारे में आपको जो है वो व्याख्या करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है दोस्तों, लागत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, है ना। लागत की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे आप क्या समझते हैं आपको बताना है और साथ ही साथ आपको बताना है कि सीमांत लागत और औसत लागत के बीच जो है वो अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखिए अंतर को जो है वो संबंध को जो है वो आपको स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं आपको बताना है और साथ ही साथ इसका मैप कैसे किया जाता है ना, इसको मापा कैसे जाता है वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों की जो है वो 3 अवस्थाओं की व्याख्या करें। जो परिवर्तनशील अनुपात है इसके जो नियम है, इन तीनों नियमों के बारे में जो है वो अवस्थाओं के बारे में जो है आपको व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, पुनः प्रतियोगिता क्या है, उन प्रतियोगी फॉर्म की संतुलन की जो है व्याख्या करें। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 17। उसके बाद आपका देखिए 18 नंबर क्या बोला है कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं, कीमत विभेद कब एकाधिकार के लिए जो है संभव और लाभदायक होता है ना। कीमत विभेद जो होता है ना, ये जो है कब एकाधिकार के लिए जो है वो संभव है और साथ ही साथ जो है इसका कब जो है वो लाभदायक होता है आपको बताना है। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका वितरण की सीमांत सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, आलोचनात्मक व्याख्या करना है और साथ ही साथ जो है वो भेदात्मक लगान से आप क्या समझते हैं आपको बताना है ना। भेदात्मक लगान क्या है उससे आप क्या समझते हैं आपको बताना है और आपको साथ ही साथ बताना है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, है ना। ये प्रश्न अभी जो है वो पहले भी हम लोग देखे थे, है ना, लेकिन इसके साथ में आपको जो है वो 15 नंबर में कॉम्बाइन में आपको एक साथ पूछ सकता है। उसके बाद देखिए 21 है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में जो है वो मूल्य निर्णय की भूमिका जो है वो व्याख्या करें। ठीक है, मूल्य निर्णय की भूमिका की जो है व्याख्या करें। उसके बाद देखिए 20 नंबर, यहाँ 22 नंबर है ना। एरो के जो है वो असभ्यता प्रेमेय की व्याख्या करें। ठीक है, ये आपका जो है वो प्रेमेय यानी कि जो आपका थ्योरम है उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो टोटल हम लोग सारे क्वेश्चंस को जो आपका सिलेबस के रिगार्डिंग बन रहा था आपका फाइनल एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए, है ना। तो आप लोग जो है दोस्तों हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आगे के लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे इसका आंसर के साथ। तो आप लोग जो है कमेंट में इसका जो है वो जरूर आंसर कीजिएगा जो आपका MCQ है, और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, है ना। तो उस क्वेश्चंस का आंसर हम आपको आगे के वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो बताइएगा।
और दोस्तों आप लोग अगर सेमेस्टर 2 का कंप्लीट कोर्स का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेड बैच जो है वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है, तो आप लोग जो है वो पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है वो 88 है ना 77269042 पे आपको जो है वो क्या करना है, व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज करना है। ठीक है, आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।